हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। सो गाइस, आज हमारा यूनिट 2 का पार्ट 4 हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और आज ही के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे, जहां पे हमने 200 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और यकीन मानिए जो आपके यूनिट 2 से क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करने से पहले आप सारे हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट को फॉलो कर लीजिए। हमारा यूट्यूब है, हमारा इंस्टाग्राम है, इजी इकोनॉमिक्स, टेलीग्राम इकोनॉमिक्स विद अजय सिंह, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही रखा है और फिर ये मेरी पर्सनल आईडी है AJAY कर लेना बस यहाँ पर AJAYSINGH अजय सिंह _2303। तो अजय सिंह _2303। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं 146 से 203 तक, यानी कि अप्रॉक्स जो आपके 50 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसमें आपके पास 4 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस में दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। दूसरी चॉइस में दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती हैं। तीसरी चॉइस में एक करेक्ट दूसरा सही और चौथी चॉइस में पहला गलत एंड दूसरा एक गलत, एक सही दूसरा गलत तीसरे वाले में और चौथे वाले में पहला सही और दूसरा गलत, यानी कि आपके पास कुल मिला के 4 ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप आंसर मार्क कर लोगे, बट हमारा जो टारगेट है मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी स्टेटमेंट कौन सी गलत है, कौन सी सही है, या फिर दोनों गलत है या फिर दोनों सही है। तो वो चीज हम लोग को यहाँ पर देखनी है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 से, जहां पे हमें दे रखा है यहाँ पर स्टेटमेंट 1 दे रखी है, अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। कि जो आपका जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है, जहां पे हम नंबर्स की बात करते हैं, क्या आपका यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है क्या वो कांस्टेंट रहता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा भी है। जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी पढ़ते हैं तो वहां पे हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा MUM होता है उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे यहाँ पर कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो आपकी पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पे अगर हम आएंगे तो अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y इज कांस्टेंट इन नेचर। और ऑर्डिनल में जो जहां पे हम IC वगैरह का यूज करते हैं, क्या वहां पे जो आपका MRS है वो कांस्टेंट रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे MRS आपका डिक्लाइन करता है। ठीक है, डिक्लाइन करता है ना, तो कांस्टेंट नहीं रहता। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगी आपकी, गलत होगी। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, सही, और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आप देख लेना, जहां पे 1 करेक्ट दे रखा होगा और 2 इनकरेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर आप 147 क्या दे रखा है यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। सबको पता है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड में आपको बता रखा होता है कि PX और QX में इनवर्स रिलेशन, ये बढ़ेगा तो QX घटेगा और ये घटेगा तो QX बढ़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, एक सेकेंड, स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 क्या दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये दिखाते नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रेशियो दिखाते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से गलत है, यहाँ पे दूसरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट 148 में, if the price of good fall by 4% and total expenditure rises by 2%, the elasticity of demand would be more than unitary एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे दे रखा है भाई कि अगर आपका प्राइस फॉल कर रहा है आपका 4% से, और जो आपका टीई है वो बढ़ रहा है 2% से। प्राइस तो फॉल कर रहा है और टीई आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि प्राइस के फॉल करने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो आपका जो ईडी होता है वो क्या होता है, मोर देन 1 यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली राइट है। बट यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, इफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर आर पॉजिटिवली रिलेटेड अंडर एक्सपेंडिचर मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी मोर देन यूनिटी। तो ऐसा नहीं होता, तो स्टेटमेंट 2 आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 तो आपकी सही है बट स्टेटमेंट 2 गलत है। नेक्स्ट आ जाइए 149, स्टेटमेंट 1 आपको दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बंडल शुड बी लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। सबको पता है, क्वेश्चन कितनी बार पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो ये हमारा बजट लाइन है और ये हमारा अगर IC कर्व है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ये वाला, जहां पे बराबर होगा MRS बराबर PX अपॉन PY। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, 100%,
सेकेंड। 100% क्या है, बिल्कुल सही। दूसरा देखेंगे यहाँ पर हम, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व द स्लोप ऑफ टू आर इक्वल, बिल्कुल सही, ये भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ठीक है। 150 स्टेटमेंट 1 देखो आपका, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है मे और मे नॉट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। तो भाई डिमिनिश तो होता है, तो पहला स्टेटमेंट में गलत तो होगा, तभी तो होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 आ जाएगा आपका, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मे नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिक सॉल्यूशन टू द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर्व स्लोप्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत यहाँ पर हो जाएगा। तो 150 में आपके दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 151 में आ जाओ भाई, देखते हैं यहाँ पर, एंड इंडिफरेंस downwards and indifference curve downwards left to right due to the application of diminishing marginal rate of substitution। तो 151 में क्या है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एमआरएस के डाउनवर्ड की वजह से क्या होता है, वो कॉन्वेक्स होता है। यहाँ पर स्टेट कुछ इस तरीके से होता है ना बेटा, ऐसे, ठीक है। तो किस वजह से होता है, वो जो आपका एमआरएस होता है वो डाउनवर्ड यहाँ पर होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्या होगा, स्टेटमेंट 2, बजट इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज बंडल ऑफ टू गुड्स which a consumer can afford to buy with his given money income and prices of the two commodities so that the cost of these combination is equal to the money income of the consumer। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपकी, एब्सोल्युटली राइट है। तो बोथ स्टेटमेंट विल बी राइट। 152 स्टेटमेंट 1 देखो भाई यहाँ पे, बेटा देखो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट 1, income effect is defined as change good when in the optimal quantity of purchasing power changes consequent upon a change in price of the good। तो एब्सोल्युटली स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 2, MRS है, is the rate at which consumer is willing to sacrifice good Y for good X and keeping his satisfaction level unchanged। तो सिंपल सी बात है कि जब आपका MRX होता है वही होता है कि भैया एक को सेक्रीफाइस करना होता है दूसरे को गेन करने के लिए, ताकि सेटिस्फैक्शन दोनों से क्या मिले, सेम। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी पूरी तरीके से क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज द assumption of monotonic preference means that the consumer prefers a bundle which contains more of at least one of the commodity and no less of the other commodity। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब यही होता है कि भैया क्या हो, किसमें जितना ज्यादा हम लोग कंज्यूम करें उतनी ज्यादा हम लोग को क्या मिले, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिले। तो स्टेटमेंट 1 आपका पूरी तरीके से क्या है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर इज स्ट्रिक्टली एबल स्टेबल एंड चॉइस मेकिंग। तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट आपकी पूरी तरीके से ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 देखिए यहाँ पर, नेगेटिव यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन यूनिट ऑफ कमोडिटी refers to a situation in which the consumer would not be willing to consume a unit even if it does not have to pay any price for this unit of commodity। तो 154 में पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, अंडर कार्डिनल अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन अंडर व्हिच मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग इट गुड इज नेगेटिव। यहाँ पे बात करी है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन की, तो क्या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन वो होता है जहाँ पे आपका जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी थी वो नेगेटिव होती, नहीं। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, कंज्यूमर जहाँ पे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है आपकी, गलत है, स्टेटमेंट 1 आपकी सही है। 155 स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज अ लेफ्ट to right upward sloping curve to a certain level, highest level, and which start falling after reaching become zero and eventually become negative। तो ऐसा नहीं होता, मार्जिन यूटिलिटी कर्व होता है वो नीचे से आता है, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 2 में आ जाइए, इसमें क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that when more and more standard units of a commodity are consumed without any time lag, marginal utility starts diminishing। तो यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे किसकी दे रखी है, यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें क्या होगा, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 156 स्टेटमेंट 1, द मार्जिनल यूटिलिटी एज अ मेजर ऑफ यूटिलिटी कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट कैन नेवर बी जीरो। तो ऐसा तो नहीं होता है, MU क्या होता है, MU आपका पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है और जीरो भी रहता है। तो आइदर, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, स्टेटमेंट 2 में क्या दे रखा है, द assumption of constant marginal utility money means that importance of money to the consumer is always
सेम। जो MUM होता है, MUM इसका मतलब क्या था, वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर। ठीक है। 157 स्टेटमेंट 1 देखिए यहां पर आप 157 में स्टेटमेंट 1 देखिए, वंस द मेरा कर्सर कहां है, once the point of satiety is attained, the consumption of any additional unit of a commodity causes total utility to become, while negative marginal utility remains positive। ऐसा तो नहीं होता, नेगेटिव हो जाता है। स्टेटमेंट 2, cardinal analysis of consumers equilibrium assumes that a utility can be measured in terms of well defined numbers। तो ये बिल्कुल सही है। कार्डिनल में क्या होता है, नंबर्स होता है, और ऑर्डिनल में रैंकिंग दी होती है। तो स्टेटमेंट 2 आपके बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ठीक है। 158 देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1, consumers equilibrium is defined as a situation in which a consumer has allocated his limited income among different uses in such a way that he gets maximum possible satisfaction। तो 158 में क्या है, 158 में पहला बिल्कुल सही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आपकी डेफिनेशन दे रखी है कि जब कंज्यूमर अपने इनकम को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे लगाए और जहां से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहां पर मिले, तो वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता संतुलन या फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली राइट। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, यहां पे देखिए, नेगेटिव यूटिलिटी मींस डिससैटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी, दैट इज द कंज्यूमर वुड नॉट लाइक टू consume this unit of the commodity even if he does not have to pay any price of the commodity। तो वही चीज है यहाँ पर, स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल अपने आप में सही है। 159 में देखिए स्टेटमेंट 1 की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, the law of diminishing marginal utility states that the marginal utility derived from the consumption of subsequent standard units of a good without any time gap keeps on increasing, become zero and eventually become negative। तो 159 का यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो क्या है, गलत है। डिक्रीजिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वाज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। क्या बताइए, 159 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था ये लॉ, बिल्कुल सही। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 60, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM की बात करेंगे, ये जो आपका दे रखा है आपका MUM ही है, MUM से रेफर्स टू द यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, बिल्कुल सही, 1 रुपए की यूटिलिटी बताता है, 1 रुपए से कितनी सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पर मिलती है। तो स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 क्या है, MUM जनरली वेरीज फ्रॉम द पर्सन, however for the sake of simplicity we presume it to given and constant। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है यहाँ पे आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 161 में आइए, लॉ ऑफ DMU हैज इट्स ओन, the law of DMU, where is my cursor? The law of DMU has its own limitations as marginal utility in certain cases may increase rather than decrease consumption of alcohol by drink। क्या लिखा है, DMU has its own limitation as MU in certain cases may increase rather than decrease। तो ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है 161 में पहला, क्योंकि इसमें कई जगह पे क्या है आपके एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल एक बेवड़ा है या एक लिकर एडिक्ट पर्सन है, अगर उसको जितनी भी दारू पिलाओ, ऑब्वियस सी बात है उसके लिए वो सेटिस्फेक्शन बढ़ती रहेगी, तो वो उसको और पीता रहेगा, पीते पीते मर जाएगा लेकिन पीता रहेगा। तो यहाँ पे किसी किसी केसेस में आपका जो लॉ ऑफ DMU है वो फेल हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 2, द लॉ ऑफ DMU इज बेस्ड ऑन assumptions लाइक कंटिन्यूअस कंजम्पशन। बिल्कुल सही, अगर आपका कंजम्पशन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये लॉ भी आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, चलिए एक सेकेंड, तो 161 में बच्चा दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट है। ठीक है, कहाँ गया मेरा कर्सर, ये और ये दोनों ही क्या है आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 162 में, the law of equimarginal utility states that the marginal utility derived from the consumption of subsequent standard units of a good without any time gap keeps on decreasing। तो सिंपल बात है, इक्विमार्जिनल आपका क्या होता है, जहां पे 2 कमोडिटी होती हैं, 2 कमोडिटीज के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, और विदाउट एनी टाइम गैप कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो स्टेटमेंट 1 आपकी सही है, और एज पर लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY, तो बराबर यहाँ पे MUM के भी होता है, इसलिए ये इक्वेशन आपकी क्या कर रखी है, गलत दे रखी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी 163 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो 163 में देखिए यहाँ पर,
अ कंज्यूमर रीचेज एट इट्स इक्विलिब्रियम इफ MUX बराबर MUY बराबर MUM इन द केस ऑफ टू कमोडिटी वे PX एंड PY आर डिफरेंट। तो ऐसा नहीं होता, PX PY आपका सेम रहेगा तो ही ऐसा होगा, तो पहली स्टेटमेंट गलत। स्टेटमेंट 2 क्या रहेगी, अनलेस MUM इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट द इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर एज पर कार्डिनल अप्रोच कैन नॉट बी ऑब्टेन। बिल्कुल, MUM जब तक कांस्टेंट नहीं मानेंगे तब तक हम लोग इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकते। ओके 164, तो 164 स्टेटमेंट 1 cardinal analysis of the consumer equilibrium assumes that the utility can be expressed in terms of cardinal numbers which is a major limitation on it। तो 164 में पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। क्या बोला इसमें, कार्डिनल एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर व्हिच इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ इट। यानी कि यहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं और नंबर्स तो आपको पता है कि सबकी यूटिलिटी अलग अलग होती है, तो यहाँ पे यूटिलिटी फाइंड करना इतना आसान नहीं है जितना आसान आपका ऑर्डिनल में है, क्योंकि वहां पे तो हम सिर्फ रैंक देते हैं, नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 आपकी बिल्कुल क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं यहाँ पे, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility states that an increase in price of commodity results in decrease in its marginal utility। सिंपल सी बात है कि DMU क्या कहलाता है कि जितना ज्यादा आप लोग कंज्यूम करोगे आपको एडिशनल यूटिलिटी क्या मिलेगी, कम होती जाएगी, और एडिशनल यूटिलिटी को बोलते ही क्या है, उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 अपने आप में क्या है, ठीक है। ठीक है, सेकंड गलत क्यों है, सॉरी इंक्रीज इन प्राइस नहीं होगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो ये मेरे से गलती हो गई तो आपसे भी गलती हो सकती है, तो आपको वर्ड ध्यान से पढ़ना। तो इंक्रीज इन अगर कंजम्पशन होता तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता। 165 की बात करेंगे यहाँ पर, हायर कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी मींस लोअर एंड लोअर MU बट टोटल यूटिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। बिल्कुल सही है, 165 आपका MU डाउन जाएगा बट टोटल यूटिलिटी कभी भी डाउन नहीं जाएगा। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे अगर हम, द एरिया अंडर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल यूटिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व बनता है, होता है ना कि समीशन MU बराबर क्या होगा, TU के। ठीक है, समीशन MU बराबर होगा आपके TU के, तो ये क्या होगा, ऑप्शन ठीक होगा। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपका, ठीक है। यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट विल राइट। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेटमेंट 1 an indifference curve is defined as a curve that represents various combination of two commodities which provide different level of satisfaction to a consumer। तो डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। तो 166 का पहला तो गलती हो गया, मैंने आपको बताया था। अगर आपका IC बनता है तो IC पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं आपके, जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट आ जाइए स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, स्टेटमेंट 2 आपका यहाँ पर ठीक होना चाहिए। कैसे देखते हैं, अ गिवन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच यील्ड द कंज्यूमर एन इक्वल सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थ्रू आउट द कर्व। तो यहाँ पे ऊपर उन्होंने अपोजिट बात बोली, नीचे उन्होंने यहाँ पे सेम बात बोल दी। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, यहाँ पे से वही बात बोले कि भैया अगर आपका IC है तो IC पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे इक्वल होंगे इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 167। तो 167 में क्या है आपका, consumer always prefers to be on higher indifference curve as an IC away from the origin provides greater satisfaction to the consumer। बिल्कुल सही बात बोली है कि आपका IC जितना आगे होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। देखिए अगर ये IC है, एक और IC, एक और IC, एक और IC, तो अगर यहाँ लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे ये तो जो आपका IC4 होगा ना, ये वाला, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखो यहाँ पे, two ICs can intersect each other as it suppose the assumption of monotonic preference। बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत होगा। इंटरसेक्ट इस तरह नहीं होता, कभी भी नहीं होता, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 168, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। बिल्कुल भी गलत। जो MRS होता है किसका स्लोप होता है, IC का, और PX अपॉन किसका होता है, ये होता है आपके बजट का। तो याद रखना इस बात को। ठीक है, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं हम लोग। तो 168 का स्टेटमेंट 2 क्या होगा, चेंज इन द प्राइस ऑफ आइदर ऑफ टू एंड टू गुड्स में लीड टू चेंज इन द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस किसी का भी चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज हो गई। देखिए यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ये गुड XY है और ये X है, अगर मान लो X का प्राइस चेंज होता है तो हम X का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट 168 स्टेटमेंट 1, सेकेंड, तो चेंज हो गया क्या, अच्छा ये रिपीट हो गया, तो सबको पता है कि ये तो नहीं होता और ये हो जाता है। ठीक है, 169 पे आ जाइए। 169 पे क्या है, बजट कंस्ट्रेंट्स कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय विद हिज एंटायर इनकम एट प्रिवेलिंग
प्राइस, जैसे प्रिवेलिंग प्राइस नहीं होता, जो आपके करंट प्राइस होते हैं उस पर आपका ये काम करता है। ओके, तो स्टेटमेंट टू क्या कहलाएगी आपकी? स्टेटमेंट टू कहलाएगी फॉर अ कंज्यूमर विद मनी इनकम एंड प्राइस, ये आपको दे रखा है, तो बजट इक्वेशन क्या बनेगी? बजट कांस्टेंट आपका कुछ इस तरीके से ही बनेगा। तो बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे क्या, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो बजट सेट है, बजट कांस्टेंट की इक्वेशन यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो 170 पे आ जाइए। स्टेटमेंट वन, इफ अ fall in price of good x leads to a rise in demand for good y, then x and y are complementary goods। तो बिल्कुल सही है कि भैया एक का प्राइस कम होने पर दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार है और यहाँ पे पेट्रोल है, तो पेट्रोल का अगर प्राइस कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी ना, तो पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है और कार की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, दैट मीन्स क्या है, दोनों क्या है आपस में, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है अपने आप में बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट टू देखिए, स्टेटमेंट टू 170 का ये क्या होगा, एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर would result in increase in demand for all types of good that demanded by a consumer। तो ऐसा जरूर नहीं होता बच्चा, तो ये आपकी स्टेटमेंट टू बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट नेक्स्ट आ जाइए, 171 पे आ जाइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो क्वांटिटेटिव रिलेशन दिखाता है ये, एक क्या दिखाता है, परसेंटेज चेंज दिखाता है। तो स्टेटमेंट वन पूरी तरीके से क्या है, गलत है। स्टेटमेंट टू की बात करेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जीरो द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी जीरो। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, ये भी क्या होता है आपका गलत। स्लोप के जीरो होने से ओवरऑल कोफिशिएंट जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट वन, कहाँ गया मेरा कर्व, डिमांड कर्व इज अ नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व, सबको पता है, तो बिल्कुल सही है। जो डिमांड कर्व बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ये है आपका डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ होता है प्राइस, यहाँ होती है क्वांटिटी, तो ये क्या बनती है, नेगेटिव स्लोप आपका बनता है, जिसको स्लोप कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू माइनस के साइन के साथ। स्टेटमेंट टू क्या होगी भाई, स्टेटमेंट टू होगी आपकी, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैरीज अ नेगेटिव साइन दैट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं डायरेक्ट तो होता ही नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। अगर इनडायरेक्ट लिखा होता, एक इन लिखने से अगर इन लिखा होता यहाँ पे, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता। तो 173 यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट वन की अगर हम बात करेंगे तो 173 में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी डिमांड। ऐसा तो नहीं, तो डिपेंड तो करती है, तो पहला क्या हो गया, एक सेकंड, 173 अच्छा डिपेंड करती है, सॉरी डिपेंड कर, डज नॉट डिपेंड, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो स्टेटमेंट टू देखिए यहाँ पे, since there is an inherent inverse relationship between the price of commodity and its corresponding quantity demand, the value of price elasticity of demand coefficient will always be positive। बिल्कुल गलत, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत हो जाएगी। 174 स्टेटमेंट वन देखेंगे यहाँ पे, तो 174 में आपका इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व फ्लैटर द कर्व मोर इलास्टिक इट इज, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, एक कर्व ये बनेगा और एक कर्व ये बनेगा, तो ये फ्लैटर है ना, तो इसकी डिमांड हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी डिमांड क्या होगी, वन से कम होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कर्व फ्लैटर होता है वो ज्यादा करता है, यानी कि स्टेटमेंट वन क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। तो स्टेटमेंट टू की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, when the percentage change in the quantity demand of a commodity is exactly equal to the given percentage change in the price of the demand curve is relatively flatter। ऐसा तो नहीं है, अगर दोनों में चेंज बराबर आ रहा है यानी कि आंसर तो वन आएगा, और वन में कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो वन में तो ऐसे ही बनता है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपका स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत। नेक्स्ट आइए 175 स्टेटमेंट वन, if there are multiple uses of a commodity the demand of such good will be inelastic। नहीं, अगर मल्टीपल यूजेस होंगे तो डिमांड क्या होगी, हमेशा इलास्टिक होगी। डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, पूरा गलत हो गया। स्टेटमेंट टू की बात करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी इज जनरली इलास्टिक, बिल्कुल ये भी गलत है। जो आपकी लग्जरीज आइटम होती है उनकी क्या होती है, इलास्टिक, क्योंकि हम उसको इजिली क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन्ड कर सकते हो। तो 175 के दोनों ही क्वेश्चन क्या हो गए, गलत। 176 पे आ जाओ, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स, बिल्कुल सही। ठीक है, स्टेटमेंट टू की बात करेंगे, गिवन गुड्स आर एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल सही। एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का, जो वर्स्ट क्वालिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, जहां पे डिमांड कर्व का रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। इनके प्राइस आप कितने भी गिरा दो, इनकी डिमांड कभी भी नहीं बढ़ सकती। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 177 में, द स्लोप ऑफ बजट लाइन is the rate at which the consumer is able to substitute one good for other in the market। सही है,
ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, द कंज्यूमर डिमांड फॉर द गुड एज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू एफ पी। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ प्राइस वेयर x डिनोट द क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड p डिनोट द प्राइस ऑफ गुड। तो अब वैसे बात है, प्राइस में जैसे जैसे चेंज आएगा x में आपका वैसे वैसे चेंज आता रहेगा, तो ये आपका सही है। तो 177 के दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक है, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। 178 डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो स्लोप डाउनवर्ड 178 में क्या स्लोप डाउनवर्ड होते हैं, अपवर्ड भी होता है जहां पे हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, तो क्या होगा, गलत। स्टेटमेंट 2 द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ द गुड जनरली नेगेटिव। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जहां पे हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं ना, एक्सेप्शंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो पॉजिटिव भी तो होते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट बी गलत। 179 द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो 179 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कहलाती है डिमांड शेड्यूल। तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो डिमांड कर्व कहलाएगा, तो 179 का गलत। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट द कंज्यूमर वुड ऑप्टिमली चूज टू लाइक टू डिक्रीज व्हेन प्राइस ऑफ गुड फॉल्स एंड लाइकली टू इंक्रीज विद द राइजिंग प्राइस ऑफ गुड। तो 179 का भी दूसरा पॉइंट गलत। 180 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 द डिमांड फॉर अ नेसेसिटी इज लाइकली टू बी प्राइस इन इलास्टिक। तो 180 का क्या होगा, बिल्कुल अगर आपके लिए कोई चीज नेसेसरी हो जाती है तो उसकी डिमांड आपके लिए क्या हो जाती है, इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल नमक, सॉल्ट हो गया, ठीक है, ये कोई भी चीज मान लो मेडिसिन हो गई, मेडिसिन भैया अगर 20 रुपए की होगी तो भी परचेस करोगे, 200 की तो भी परचेस, 2000 की तो भी परचेस, 20,000 की तो भी परचेस। तो स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे अगर हम यहाँ, डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज लाइकली टू बी प्राइस इलास्टिक, बिल्कुल सही। तो जो भी आपके लग्जरियस गुड्स होते हैं जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, उसकी डिमांड हमेशा क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो बताइए बच्चों, आपको सेशन में मजा आ रहा है या नहीं? बिल्कुल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी आपके सीयूटी के दोस्त हैं सबको लेक्चर शेयर कीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन आपको यहाँ से लेने हैं। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर या भैया जो भी आप बोलना चाहो कि हमारा सिलेक्शन इस कॉलेज में हो चुका है, फिर उनसे हम लोग मिलना चाहेंगे। ओके, नेक्स्ट 181 The law of demand states that other things being equal, there is a negative relationship between demand for a commodity and its price। बिल्कुल सही, लॉ ऑफ डिमांड यही होता है भाई, अन्य बातें समान रहने पर जो भी आपकी जो प्राइस है, प्राइस के बढ़ने से प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन होता है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस द डिमांड फॉर इट फॉल्स, ये कुछ नहीं है, decreases when price of the commodity increases the demand for it rises, other factor remaining same, गलत। स्टेटमेंट 1 182 डिमांड फॉर अ फूड इज जनरली इलास्टिक, बिल्कुल भाई, फूड आपके लिए क्या जनरली क्या है, नेसेसरी है, तो उसके प्राइस अगर आपके बढ़ेंगे भी, प्राइस अगर आपके बढ़ भी जाते हैं तो भी आप उसको परचेज करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली राइट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द डिमांड फॉर स्पेसिफिक फूड आइटम्स आर लाइकली टू मोर इलास्टिक, तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। 183 statement 1 law of demand does not hold true when the prices are expected to go up further। तो 183 में क्या है आपका, ये बिल्कुल सही है। और इसका स्टेटमेंट नंबर 2 है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये 193 कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट। यहाँ पे मच्छर बहुत लग रहा है आज, यहाँ पे बारिश हो रही है दिल्ली में तो बहुत। 184 स्टेटमेंट 1 देखिए, द कंज्यूमर हैज अ चॉइस टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स। डिफरेंट गुड्स तो कंज्यूमर के ऊपर चॉइस होती है 184 में, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 आपकी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 द मोर ऑफ द नीड ऑफ अ कमोडिटी और द स्ट्रॉन्गर और डिजायर टू हैव इट द ग्रेटर इज द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कमोडिटी, बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट 2 भी आपकी यहाँ पर सही है। 184 185 स्टेटमेंट 1 यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, ठीक है, बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिव है, बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए, ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, सबके थॉट्स अलग, ठीक है। स्टेटमेंट 2 रुको, तो बताया नहीं मैंने इसका आंसर। स्टेटमेंट 2 क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में क्या है, सही है। फॉर एग्जांपल एक जैसे मान लो एक
चीज़ है कर्ड। जैसे मुझे कर्ड बिल्कुल नहीं पसंद, तो मेरे सामने अगर आप कर्ड रखोगे तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं होगा, लेकिन जो दही लवर होंगी, जिनको दही बहुत पसंद होगी, उनके सामने दही रख दो, बेटे हंस देंगे पड़ के, लाओ गुरुजी और लाओ और लाओ, ठीक है। बट मेरे को नहीं पसंद, तो ये पसंद यहाँ पे मुझे, मेरे लिए यूटिलिटी इसकी अलग है और सामने वाले के लिए यूटिलिटी अलग है। गुड सेम है बट यूटिलिटी क्या है, डिफरेंट है। 186 स्टेटमेंट 1 क्या है 186 में, यूटिलिटी दैट वन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कमोडिटी कैन चेंज विद द चेंज इन प्लेस एंड टाइम। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 देखिए, डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम सेम कमोडिटी। बिल्कुल सही है, अभी तभी हमने पीछे पढ़ा है, तो स्टेटमेंट 2 भी आपकी ठीक है। तो 187 का देखिए, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम दैट द लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। कार्डिनल मतलब नंबर और ऑर्डिनल मतलब रैंकिंग, रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑर्डिनल में नहीं होता, ये तो गलत हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 आ जाइए, स्टेटमेंट 2 में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 2 187, टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। ऐसा नहीं होता, सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करती है आपकी, ना कि क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपकी, गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 मतलब 188 का देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, द मार्जिनल यूटिलिटी MU इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम गुड एक्स। तो ऑब्वियसली बात है TU का चेंज ही दिखाता है। जैसे मान लो अगर 5 यूनिट को कंज्यूम करके हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही है 20 और 6 कंज्यूम कर रहे हैं एक साथ, तो मिल रही है हमें 24, तो एक्स्ट्रा 4 यूनिट मिले हैं किसकी वजह से, जब हमने एक्स्ट्रा 1 यूनिट यहाँ पे कंज्यूम किया है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखिए, स्टेटमेंट 2 द टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग गुड एक्स। तो 188 का ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 देखिए, द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। तो वही है कि जैसे जैसे आप किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो MU क्या होगा, डिक्लाइन होता चला जाएगा, ओके। स्टेटमेंट 2, तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, वंस द कंज्यूमर हैज ऑब्टेन्ड सम अमाउंट ऑफ कमोडिटी द डिजायर ऑफ द कंज्यूमर टू हैव स्टिल मोर ऑफ इट बिकम स्ट्रॉन्गर। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे बच्चा क्या है, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को एक बार कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके लिए आपकी जो डिजायर है वो बढ़ती नहीं है, कम होती चली जाती है, एक्सेप्ट कुछ गुड्स को छोड़ के, ठीक है। अब ये 190, तो स्टेटमेंट पहला है आपका यहाँ पे देखिए भाई, पहला marginal utility from consuming each additional unit of a commodity declines as its consumption increases while keeping consumption of other commodities constant। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ठीक है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा क्या रहेगी, MU आपके डिक्लाइन होती चली जाएगी। स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 है यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या है आपकी, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या होगा आपका, द रेट ऑफ चेंज इन MU ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड इज अ मेजर ऑफ टोटल यूटिलिटी। तो 190 का दूसरा आपका क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी की वजह से चेंज नहीं है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड टू मेजर ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। 191 स्टेटमेंट 1 the values of marginal and total utility are derived from the consumption of additional utility of a commodity। the values of marginal and टोटल यूटिलिटी आर डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो नहीं होता, एडिशनल यूनिट तो नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। अगर MU की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, MU की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, TU का डिफरेंस यहाँ पर करेंगे, TU n माइनस 1, और अगर हमें TU की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, समेशन MU, ठीक है। नेक्स्ट 192 स्टेटमेंट 1 द कंज्यूमर इज सेट टू बी indifferent on the different bundles at the different indifference bundles at indifference करते। indifferent होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे रखा है, ये बंडल्स रखे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट बंडल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट आपके बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ठीक है। 192 की स्टेटमेंट क्या है, सॉरी क्या है, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 when consumer is at indifference curve each point of the bundles give the consumer equal utility। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 192 के दोनों स्टेटमेंट क्या है, मैंने बताया ना ऊपर, दोनों बातें सेम लिख रखी हैं, बस आपको घुमा फिरा के। स्टेटमेंट 1 193 का कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेजर्स डिसक्वांटिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी इन
नंबर्स। तो 193 का पहला बिल्कुल सही है, जो आपकी क्या दिखाता है, क्वांटिफिकेशन दिखाता है, नंबर्स में दिखाता है, ठीक है, सबको पता है। और ऑल द पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व कैन प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन इतनी बार पीछे रिपीट हो चुके हैं ना कि जिसको अभी तक नहीं भी आता होगा उसको भी क्वेश्चन क्या हो गए होंगे, बिल्कुल रट गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 194, स्टेटमेंट 1 की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। The slope of the budget line is the rate at which the consumer is able to substitute one good for the other in the market। तो 194 में सही है आपका, बजट लाइन जितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या होता है स्लोप इसका, px अपॉन py। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, द स्लोप ऑफ द इनडिफरेंस कर्व इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अदर। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 भी आपकी बिल्कुल ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी आपकी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 195, statement 1, curve joining all the points representing bundles among which the consumer is indifferent is called indifferent curve। तो सारे के सारे जो कंजम्पशन बंडल्स होते हैं ज्वाइन करके जो सारे के सारे इनडिफरेंट होते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, इनडिफरेंस कर्व कहलाते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, MRS is simply the rate at which the consumer will substitute commodity 1 for commodity 2 so that the total utility of consumer keeps on increasing। तो स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो गया यहाँ पर, 195 का जो स्टेटमेंट 2 है बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 196, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बिल्कुल सही है। 196 का पहला क्या है, कॉन्वेक्स ही होता है, अब सबको पता है ऐसे कुछ तरीके से बनता है तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप होती है, ठीक है। अगर ऐसे बनता तो ये कॉनकेव, बट ये तो पीपीसी होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है आपकी 196 की, द एमआरएस डिमिनिश द इंडिफरेंस, तो बिल्कुल सही है। एमआरएस जितना डिमिनिश करेगा आपका जो आईसी कर्व होगा वो उतना ही क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। 197 का देखो, इंडिफरेंस कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन इफ MRS इज कांस्टेंट। तो क्या ऐसा होता है, बिल्कुल, अगर आपका स्लोप कांस्टेंट होता है तो कर्व भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। व्हेन बोथ, स्टेटमेंट 2 देखिए, व्हेन बोथ द कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द कंज्यूमर IC विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो दो कमोडिटीज हैं अगर क्या रहे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो क्या होगा, तो IC क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन होगा। तो 197 का भी दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है, क्योंकि हम सेम लेवल से सेटिस्फाई वो करेंगे ना, सैक्रिफाइस गेन, तो हमारे कांस्टेंट और IC क्या रहेगा आपका, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। 198, भाई गॉड गले की बैंड बज गई। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, और अपने अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। तो 198, स्टेटमेंट 1, अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, अपोजिट तो नहीं होता। नॉर्मल गुड के लिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, मान लो ये अगर इनकम है, ये डिमांड है, तो इनकम के बढ़ने से डिमांड हमेशा बढ़ती है और इनकम के घटने से डिमांड हमेशा घटती है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगी इसकी, बिल्कुल सही होगी। 199, स्टेटमेंट 1, an increase in income the consumer is likely to reduce the consumption of inferior goods as consumer will switch to better quality cereals। तो 199 में क्या होगा, बिल्कुल सही, कि अगर आपकी इनकम होगी, इनकम अगर आपकी बढ़ गई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, वही कंज्यूमर स्विच कर जाएगा अपनी बेटर क्वालिटी के अनाज के लिए या फिर सीरियल्स के लिए, ठीक है। ये नाटक वाला सीरियल नहीं है, अनाज वाला है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल आपकी सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड इंक्रीजेस, एज द इनकम डिक्रीजेस द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड डिक्रीजेस। स्टेटमेंट 2, तो 199 का स्टेटमेंट 2 एब्सोल्युटली रॉन्ग है बच्चों, कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड घट जाती है, और अगर आपकी इनकम घट जाती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, सॉरी। फिर आ जाइए नेक्स्ट 200, हमने 200 क्वेश्चन इसके पूरे कर लिया, 200 प्लस ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने में यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 देखिए यहाँ पर क्या है, द डिमांड फॉर गुड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पे बताइए क्या है, बिल्कुल, द डिमांड फॉर गुड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे क्या है, कार है और यहाँ पे पेट्रोल,
तो पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी, सॉरी कार की डिमांड कम होगी, तो अपोजिट जा रहा ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करेंगे तो क्या है स्टेटमेंट 2 में, सॉरी गलत है। द डिमांड फॉर अ गुड यूजुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। तो स्टेटमेंट 2 क्या है यहाँ पे आपकी 200 की सही है, सॉरी यार ये 200 का सही है बिल्कुल, ये 200/2 वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। 201 देखिए यहाँ पर, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द प्राइस फॉर द गुड्स टू चेंज इन क्वांटिटी। ऐसा तो नहीं होता, गलत है बिल्कुल, ठीक है। स्टेटमेंट 2, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर द गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन दिस प्राइस, बिल्कुल सही। तो पता है ना फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस, ठीक है, माइनस के साइन के साथ। स्टेटमेंट 1, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स इक्वल लेवल, बिल्कुल नहीं बच्चों, हायर इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अगर हायर लिखा होता तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती। स्टेटमेंट 2, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक इन नेचर। तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस मोनोटोनिक होता है, बताइए, हाँ बिल्कुल होता है, जो सबसे ज्यादा होता है कंज्यूमर हमेशा उसी को प्रिफर करता है। नेक्स्ट 203, a statement 1, the set of bundles set the consumer can buy with their income at the prevailing market price is called budget set, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। और the equation represent the consumer budget constant, तो budget set का वही होता है P1 X1 plus P2 X2 less than equals to M, ठीक है। जहां P1 प्राइस ऑफ गुड 1, X1 क्वांटिटी ऑफ गुड 1, P2 प्राइस ऑफ गुड 2 और X2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2 लेस देन इक्वल टू M। M मतलब या तो टोटल मनी या फिर टोटल एक्सपेंडिचर, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, पूरी तरीके से खत्म कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे मैच विद लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, द अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देखिए यहाँ पे अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व के सेट को क्या बोलते हैं, आईसी मैप बोलते हैं। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना जहाँ पे ए का क्या हो, थर्ड हो। तो ए का थर्ड बच्चों देखो, पहले ऑप्शन में ए का फोर्थ है, गलत। सेकंड में ए का सेकंड, गलत। सी में ए का थर्ड और डी में ए का सेकंड। तो हमारा सी, एक ही आंसर चेक करा और हमने फटाफट से आंसर मार्क कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फिर देखिए 205 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा, मैच लिस्ट 1। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि ए का सेकंड है। देखिए इनकम डिमांड क्या है, डिमांड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो ए का सेकंड आ गया और ए का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी लेवल बाकी आप मैच कर लेना, बी का फर्स्ट है, सी का 4 है और डी का 4th है, यानी जॉइंट डिमांड, ठीक है, समझ गए। 206 देखिए यहाँ पे, इसमें फिर मैचिंग करनी है। यहाँ पे क्या मैचिंग करनी है, देखिए मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो 206 का भी क्या है आपका यहाँ पर, देखिए ऑर्डिनैलिटी। ऑर्डिनैलिटी मतलब क्या होता है, यूटिलिटी में भी रैंक, यानी कि यूटिलिटी क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है। तो ए का थर्ड जहां पर होगा, अब देखो ए का थर्ड ये भी हो सकता है, ए का फोर्थ ये तो नहीं होगा, ए का थर्ड। अब देखो यहाँ 3 ऑप्शन में फंस गए हम। फिर देखते हैं बी का, देखिए यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि डीएमआरएस। तो क्या है, स्लोप ऑफ आईसी होती है, यानी कि बी का फर्स्ट जहां पर होगा, देखो बी का सेकंड ऑप्शन नंबर 2, देखो बी का फर्स्ट ये तो गलत ही ऑलरेडी, बी का फोर्थ। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा, बी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने यहाँ पे चेक कर लिए, तो ऐसे फटाफट आपको चेक करने हैं और आगे बढ़ते चले जाना है। तो 207 का भी देखो यहाँ पे क्या होगा, मैच करते हैं। इंफीरियर गुड का क्या होगा, डिमांड फॉल्स एज इनकम ऑफ कंज्यूमर गेट राइजेस, यानी कि ए का क्या होगा, एक ऑप्शन होगा यहाँ पर 4th, ठीक है। फिर देखिए बी, गिवन गुड्स, बी का क्या होगा यहाँ पे, गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, नहीं। लो इनकम, देखिए बी का क्या होगा, बी का फर्स्ट, लो इनकम लो लग्जरी गुड, पॉजिटिव रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड, बी होगा बी का सेकेंड। तो सी का क्या होगा आपका यहाँ पे, सी का सेकंड, सॉरी बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट बी का फर्स्ट, सी का हो जाएगा यहाँ पे आपका सेकंड। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चलिए 208, तो मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर हम लोग। जो 208 का भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ए का थर्ड। डिक्रीज इन इनकम में क्या होगा बच्चों, कर्व आपका पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, ये रहा बजट में, ठीक है। बी का 1 इंक्रीज एट द, यानी कि ये तो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है।
इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बनाना, तो यानी कि प्राइस का बनाना क्या हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा सेकंड, तो बी का यहाँ पे फर्स्ट है, ये रहा, एक सेकेंड, ठीक है, और सी का फोर्थ, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ बनाना, नहीं सी का सेकंड होगा। इसमें रुक जाइए, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 209 का क्या होगा, देखिए इंक्रीज इन डिमांड, मोर डिमांड एट द सेम प्राइस, तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड आपका किस पे है, यहाँ देखिए पहला तो नहीं होगा, सेकंड हो सकता है, सी भी नहीं होगा, थर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी डिक्रीज इन डिमांड, लेस डिमांड एट सेम प्राइस, यानी कि बी का फोर ही होगा, यहाँ पे सेकंड है, तो ऑप्शन क्या बचा, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 210 देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व की इसमें से प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे फोर्थ वाली प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की नहीं है कि लोअर आईसी इन द इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन, तो लोअर आईसी लोअर सेटिस्फेक्शन एंड हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर, कि फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो आईसी की नहीं है, बाकी पहली भी है, दूसरी भी है और तीसरी भी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है, तो डिमांड अच्छा, विद द राइज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, पेप्सी के प्राइस बढ़ने पर, ठीक है, पेप्सी के प्राइस बढ़ने पर डिमांड फॉर कोक विल इंक्रीज, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, और डिमांड फॉर पेप्सी रिड्यूस, यही दोनों सही होंगे, पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कंज्यूमर्स डिसीजन अबाउट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी यूजुअली डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करेगी आपकी, बताइए, ये डिपेंड करेगी आपकी फर्स्ट एंड सेकंड, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और अफोर्डेबिलिटी ड्यू टू फिक्स इनकम। 213 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें कौन सी चीज आपकी यहाँ पे ट्रू होती है, तो 213 का आंसर क्या है, 213 का है ऑप्शन नंबर सी, सेकंड ओनली, सेकंड क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड इज कर्व इज जीरो, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी जीरो, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर स्लोप जीरो होगा तो कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन हो गए सारे यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है। सो हम लोगों ने इसके 200 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।